जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 1857 की क्रांति बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति जो है वो कब शुरू हुई है? 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, 10 मई 1857 को। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये मेरठ से। ठीक, इसका शुरुआत कहाँ हुआ है? मेरठ से। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। ठीक, 1857 की जब क्रांति हो रही थी भारत में, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पामस्टन। ठीक, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल, और उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर, इन्हीं को बोला जाता है, यही थे। ठीक है, जो मुगल सम्राट का अंतिम बादशाह कहलाए, यही मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह भी कहलाए। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए एक सेनापति को नियुक्त किया किया जाता है, जिनका नाम क्या था? कैंपबेल ने ही बहादुर शाह जफर के जो सेनापति थे बख्त खान, उन्होंने ही मतलब दबाया था उनके भी विद्रोह को। और फिर इन्होंने अधिक से अधिक जगहों पे इन्होंने ही इस विद्रोह को दबाया है, और अलग अलग अधिकारियों ने भी विद्रोह को दबाया था। ये अलग अलग प्रांतों में जाकर विद्रोह को दबाने का प्रयास करता था। दिल्ली और अन्य जगहों में विद्रोह को दबाने में भी सफल रहा। विद्रोह ने विद्रोही को बढ़ाने के लिए कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया। ठीक है, विद्रोहियों ने जो विद्रोह को बढ़ाने के लिए क्या किया था कि कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया था। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। मतलब क्या था कि जो भी विद्रोही लोग थे वो क्या कर रहे थे कि अपना प्रतीक चिन्ह क्या रखे थे विद्रोह को बढ़ाने के लिए? कमल का फूल और रोटी। ठीक, कमल का फूल और रोटी था इनके विद्रोह को बढ़ाने के लिए। 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या है? देखिए, 1857 की क्रांति का स्वरूप में इतिहासकारों और विद्वानों के बीच मतभेद है। 1857 की क्रांति को बोला जाए मतलब 1857 को क्रांति बोला जाए या विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम या सैनिक विद्रोह, इस पर मतभेद है। अंग्रेजों ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है तो भारतीयों ने इसे एक क्रांति कहा है, और इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। मतलब अलग अलग विद्वानों या इतिहासकारों या फिर अंग्रेजों ने इसे अलग अलग नाम से संबोधित किया है। जैसे अंग्रेजों ने इसे सैनिक विद्रोह बोल दिया कि ये छिटपुट सैनिक विद्रोह है, कहीं कहीं सैनिक विद्रोह शुरू हो रहा है, ऐसे उन लोगों ने बोल दिया कि बस ये एक सैनिक विद्रोह था। तो कुछ इतिहासकारों ने बोला ये विद्रोह नहीं था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो कुछ विद्वानों ने भी बोला कि ये क्रांति है, ये विद्रोह है, ये स्वतंत्रता संग्राम है। इस तरह से इसके ऊपर मतभेद है कि 1857 को क्रांति बोला जाए या विद्रोह बोला जाए या स्वतंत्रता संग्राम बोला जाए या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाए, इस पर विद्रोह है। ठीक, 1857 की क्रांति के कारण पहला क्या है? राजनीतिक कारण। चलिए राजनीतिक कारण को देखते हैं। डलहौजी की व्यापगत नीति या हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, के अंतर्गत डलहौजी कई भारतीय राजवाड़ों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया। मतलब क्या है कि जो डलहौजी थे उनकी जो हड़प नीति थी, डलहौजी की जो हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये क्या करती थी कि बहुत सारे राजवाड़ों या फिर जो भी देसी रियासतें थे उन लोगों को मतलब अपने में शामिल कर रही थी। इसकी हड़प नीति क्या थी कि इन्होंने जो भी दत्तक पुत्र लिए हुए रहता है उसकी जो दत्तक पुत्र की मान्यता को समाप्त कर देते कि ये दत्तक पुत्र मतलब जो भी बच्चे को लेते हैं गोद, उस बच्चे की उस मान्यता समाप्त कर देते कि ये राजा बनेगा। ये बोलते हैं कि जिसने भी दत्तक पुत्र मतलब जो भी गोद लिया है बच्चे को, उसका वंशज आगे नहीं चलेगा। जो भी राजा अपने बच्चे को गोद लिए हुए है वो क्या करेगा कि अपना जो भी उसका साम्राज्य है, राज्य है, वो अंग्रेजी सरकार
अपने अंदर रख लेगी उसे, और उसके दत्तक पुत्र को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, उसके दत्तक पुत्र का अधिकार समाप्त किया जा रहा था इसमें, ठीक। इसी के लिए ये राजनीतिक कारण का भी एक मतलब राजनीतिक कारण इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। डलहौजी के इस विलय की नीति ने भारतीय शासकों और आंदोलित कर दिया। मतलब इस नीति, डलहौजी की इस नीति ने भारतीय शासकों को आंदोलित कर दिया, और उदाहरण स्वरूप सतारा, संबलपुर, अवध, झांसी, नागपुर को उसने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मतलब इन राज्यों को क्या था कि इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जैसे जैसे भारतीय राज्य समाप्त हुए, भारतीय राजा इनके प्रति अधिक आशंका से भर गए। जैसे जैसे भारतीय राज्य मतलब जो भी राजवाड़ों की शक्ति थी, जो भी राजवाड़ों की राज्य थे, देशी रियासतें थे, उस समाप्त हुए, वैसे ही भारतीय राजा और उनके प्रति अधिक आशंका बढ़ गई कि भारतीय राजा का जो था ना, ये मतलब अंग्रेजों के प्रति अधिक आशंका से भर गए, और भारतीय शासक वर्ग के साथ साथ अन्य वर्ग भी असंतुष्ट हो गए। मतलब भारतीय शासक वर्ग जो थे, जो भी राजवाड़े राजा थे, उन लोग वो तो असंतुष्ट हुए ही, साथ में उनके साथ और भी अन्य वर्ग जो थे वो भी असंतुष्ट हो गए। एक और राजनीतिक कारण भारत के ब्रिटिश शासन का स्वरूप अनुपस्थित प्रभु सत्ता के रूप में भी होना था। अंग्रेज भारत के शासक होने का दावा तो करते थे, परंतु वे भारत में रहते नहीं थे, वे बाहर से भारत पर राज्य करते थे। साथ ही भारतीय संस्कृति से भी भिन्न थे। इसके विपरीत वे शोषणकारी नीति के द्वारा अपनी विदेशी पहचान को और भी बढ़ा रहे थे, भारतीय समाज से दूर होते जा रहे थे। जो भारतीय थे वो अपने समाज से दूर होते जा रहे थे। इस तथ्य ने भी लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काया। मतलब क्या था कि जो भी अंग्रेज थे वो तो यहाँ पे शासन तो करते थे, लेकिन वो यहाँ के शासक नहीं थे, और जो यहाँ के शासक तो नहीं थे, वे क्या करते थे कि वे बाहर से आए हुए थे। ये बात भी भारतीयों को खलता था कि ये तो भारतीय है नहीं, लेकिन ये यहाँ शासन कर रहे हैं, और ये दूसरे देश से भी आए हुए हम लोग के ऊपर शासन भी कर रहे हैं। प्लस में हमारी जो भी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उनसे भी ये अलग है, और हमारी संस्कृति को भी ये चोट पहुंचा रहे हैं। इसके विपरीत ये क्या करते थे कि ये एक शोषणकारी नीति को अपना कभी छोड़ते ही नहीं थे। इनका जो भी शोषणकारी नीति था, ये जिस तरह से शोषण करते थे, इसे देख के भारतीय और ज़्यादा क्रोधित हो गए कि ये इतना ज़्यादा शोषणकारी है, ये हमारा ना ही शासक है, मतलब ना ही ये हमारे देश का है, ये दूसरे देश से आके हमारे ऊपर शासन कर रहा है। और क्या है कि ये हमारे ऊपर दूसरे देश से तो आके शासन कर ही रहा है, साथ में क्या हमारा शोषण भी कर रहा है, जिससे भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोध फैल गया। और इस तथ्य के कारण मतलब ये जो इन कारणों से अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध उनके अंदर भड़ास भी उत्पन्न हो गई, जो 1857 की क्रांति में देखने को मिला। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण देश का आर्थिक शोषण एवं देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश था। मतलब जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण देश का आर्थिक शोषण, मतलब जनता का सबसे असंतोष कारण क्या था? भारतीय जनता के असंतोष का कारण क्या था? आर्थिक शोषण और देश के परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश। मतलब देश में जो भी परंपरागत आर्थिक ढांचा बना हुआ था उस चीज को खत्म कर देना। इन दोनों बातों ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों, दस्तकारों, साथ ही परंपरागत जमींदारों को निर्धन बना दिया। उनका असंतोष 1857 के विद्रोह में भागीदारी के रूप में सामने आया। मतलब क्या था कि जो भी भारतीय जनता थे उनका असंतोष का मुख्य कारण क्या था? जो अंग्रेज थे वो आए तो आए, साथ में क्या किए कि यहाँ के जो भी वो तो यहाँ पे आर्थिक शोषण इतना ज़्यादा करते थे यहाँ के लोगों के ऊपर कि इनका जीना खाना भी मुश्किल हो गया था। और इनका जो भी परंपरागत आर्थिक ढांचा था, मतलब जिससे ये अपना जीवन यापन करते थे, जैसे इनका हस्तशिल्प उद्योग, कुटीर धंधा उद्योग, जो भी कुटीर उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग, जिनका मतलब हाथों में हुनर था, जो अपने हाथों के द्वारा बुनकर होते थे, अपने हाथों से चीज़ों को बनाते थे, उन चीज़ों पर अधिक से अधिक ये क्या कर देते थे? कर लाद देते थे, या उनके सामानों का बिकता ही नहीं था। और अगर यहाँ से मतलब इतना ज़्यादा वो कर वृद्धि कर दिए थे, कर की वृद्धि कर दिए थे, और अपना मतलब
हस्तशिल्प उद्योग जो था उनको नष्ट कर चुके थे। मतलब जो भी हाथ से लोग बनाते थे, पहले कारीगर थे, उनको एकदम से उनकी जीविका को नष्ट कर दिया गया था। उनकी चीज़ें बिकती भी नहीं थी और उनकी चीज़ों पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था भारतीय वस्तुओं पे कि इतना टैक्स चुकाना भी मुश्किल होता था। और अंग्रेज़ों का वही जो सामान था उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं था। वे कर मुक्त थे और किसी भी तरह से वो बाज़ार पे अपना सामान ले आते थे और अपना सामान ही बेचते थे। और प्लस में उनका सामान भी सस्ता होता था भारतीयों की अपेक्षा। भारतीयों के सामान भी महंगे होते थे, जिस कारण वे उसी को खरीदते थे। मतलब अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदा करते थे भारतीय, क्योंकि इनके पास तो अधिक पैसे हैं नहीं। तो ये क्या करते थे कि भारतीयों अंग्रेजों के सामान को खरीद लिया करते थे, अंग्रेजी कपड़े को खरीदते थे। जो अंग्रेज से बन के आते थे कपड़े, उस चीज़ को खरीदते रहते थे। और भारतीय कपड़े नहीं खरीद पाते थे, क्योंकि इनका मूल्य भी अधिक होता था और इनको खरीदना भी आसान नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे। इस तरह से क्या हो गया कि इनके अंदर इतना ज़्यादा क्रोध आ गया कि हमारे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। आगे देखते हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों के कारण बहुसंख्यक किसानों के हाथ से जमीन निकलकर व्यापारियों और सूदखोरों के हाथ में जमीन चली गई और भारी लगान लेकर नए जमींदार ने उन्हें बर्बाद कर दिया। और क्या किया कि भारी लगान लेकर जो भी नए जमींदार थे वो उन्हें बर्बाद कर दिए किसानों को। ठीक है, ये क्या हो गया? कर वृद्धि कर देना। मतलब ठीक, ये कर वृद्धि एक पॉइंट भी आप बना सकते हैं, इसे कर वृद्धि कर चुके थे ये। ठीक, अंग्रेजों ने वंशानुगत भूमिपतियों के पद, अधिकार और लगान मुक्त भूमि छीन ली। साथ ही इनाम में दी गई भूमि भी जब्त कर ली, जिससे पुरोहित और मौलवियों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा। अंग्रेजों ने क्या किया? जो भी वंशानुगत भूमिपतियों के पद या अधिकार थे उन्हें लगान मुक्त भूमि छीन ली, उनसे मतलब भूमि को ही छीन लिया। साथ ही इनाम में दी गई भूमि, जो भी इनाम में, जैसे पुरोहितों को या मौलवियों को पहले इनाम में भूमि दी जाती थी, उन भूमियों को भी छीन लिया गया, जिससे पुरोहित और मौलवी भी बहुत मतलब उनके जीविका पर बहुत बुरा असर पड़ा। और ये वर्ग भी बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। भू राजस्व नीतियों के अलावा कृषि के वाणिज्यीकरण का कोई लाभ किसानों को नहीं मिला, बल्कि अकालों की बारंबारता बढ़ी। विऔद्योगीकरण से भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए। जो भी औद्योगिक मतलब यहाँ पे जो भी उद्योग स्थापित हुए, उससे क्या हुआ कि हस्तशिल्प जो भी था, भारतीय हस्तशिल्प या लघु कुटीर उद्योग, ये सब क्या हो गए? बर्बाद हो चुके थे भारत के। ठीक है, औद्योगिकरण के विकास के कारण कारीगर और छोटे उद्योग बर्बाद हो गए। ये बेरोजगार वर्ग कृषि की ओर बढ़ा और कृषि पर दबाव डाला। कंपनी ने भारत के आर्थिक शोषण का कोई तरीका नहीं छोड़ा। कंपनी ने क्या किया? मतलब जो भी अंग्रेजों ने क्या किया कि आर्थिक शोषण का कोई भी तरीका नहीं छोड़ा। आर्थिक शोषण से पीड़ित भारत की बहुसंख्यक जनता को क्रोध 1857 के विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? सामाजिक कारण। अंग्रेज नस्लवादी भावना से ग्रसित थे। अंग्रेज जो थे वो नस्लवादी भावना से ग्रसित थे। वे भारतीयों को हीन भावना से देखते थे। उन्होंने भारतीयों को असभ्य कहा और उनको सभ्य बनाने को अपना नैतिक कर्तव्य या उद्देश्य बताया। मतलब अंग्रेज जो थे वो नस्लवादी भावना से ग्रसित थे। वो क्या बोलते थे कि ये काले लोग हैं, ये असभ्य हैं, इनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, इनको सभ्य बनाने के लिए इनकी बौद्धिकता को बढ़ाने के लिए हमें मतलब जो भी ईश्वर ने भेजा है हमें इनको सभ्य बनाना है, ऐसी बातें ये किया करते थे। ये साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में भी इसी तरह की लेख लिखी गई है। ठीक है, भारतीय पश्चिमी संस्कृति के हमले से चिंतित थे। भारतीय जो थे वो पश्चिमी संस्कृति के हमले से चिंतित थे, परंतु सामाजिक कारण बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। साम्राज्यवादी अंग्रेज इतिहासकारों ने सामाजिक कारणों को बहुत महत्व दिया है। उनके अनुसार पिछड़े अशिक्षित भारतीय अंग्रेजों के सामाजिक सुधार जैसी सती प्रथा प्रतिबंध, विधवा पुनर्विवाह आदि को समझ ना सके, फलतः वे विद्रोह किए। मतलब क्या था कि सामाजिक कारण का मुख्य कारण यही है ना कि जो भी अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह सती प्रथा, इन चीज़ों पे क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया। लेकिन भारतीयों को क्या लगा कि ये गलत है, ये जो मेरी परंपरा चली आ रही है उसके खिलाफ है, ऐसा इन्होंने सोच लिया और इसका विद्रोह भी किया। लेकिन
ये विचार जो था एक पक्षीय था, अंग्रेजों की तरफ से था। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह जैसे प्रचार जो था में भारतीय स्वयं अग्रणीय भूमिका निभा रहे थे। मतलब सती प्रथा इस सब को या विधवा पुनर्विवाह को ये बढ़ाना चाहते थे, इसमें अग्रणीय भूमिका निभा रहे थे। ये सुधारकों का विरोध जरूर हुआ, परंतु इनकी संख्या इनके समर्थकों की संख्या से कम थी। ब्रिटिश इतिहासकार भारतीयों को पिछड़ा सिद्ध करने के लिए सामाजिक कारणों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। नेक्स्ट क्या है हमारा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को 1813 चार्टर के द्वारा भारत में प्रवेश की इजाज़त दे दी थी। मतलब अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को 1813 में चार्टर जो आया था उसमें क्या था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की इजाज़त दे दी थी। इसका परिणाम क्या हुआ था कि ईसाइयों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और वे मतलब कई बार बोल देते थे कि उनका मूल उद्देश्य क्या है कि भारत को ईसाई देश बनाना। ऐसे में ये क्या हो गया कि ये मुख्य धार्मिक कारण जो ये मुख्य 1857 की क्रांति को बढ़ावा देने का। ठीक, ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म के प्रचार ने भारतीयों को असंतोष और आशंका से भर दिया। ये भारतीय धर्मों की खुलेआम आलोचना करते थे और अंग्रेजों का समर्थन भी उन्हें था। भारतीयों को इससे अपने धर्म के संकट में पड़ने की आशंका हो गई। लोगों को धार्मिक उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं हुआ। मतलब ईसाई मिशनरियों द्वारा क्या था कि ईसाई धर्म के प्रचार ने भारतीयों को असंतोष और आशंका से भर दिया। मतलब ईसाई धर्म का जो भी प्रचार प्रसार हो रहा था उससे भारतीय बहुत ज़्यादा डर गए थे। ये भारतीय धर्मों की खुलेआम आलोचना भी किया करते थे। मतलब जो ईसाई लोग थे वो क्या करते थे कि भारतीय धर्म का खुलेआम आलोचना भी कर देते थे और अंग्रेजों के समर्थन और उन्हें ईसाइयों को क्या था अंग्रेजों का समर्थन भी प्राप्त था, जिससे मतलब भारतीय बहुत ज़्यादा अपने धर्म के प्रति मतलब अपने धर्म के प्रति मतलब डरे हुए रहते थे कि मेरे धर्म को कोई संकट है, ऐसा उन्हें प्रतीत होने लगा था। और ये मतलब उनका धार्मिक उत्पीड़न भी था। आगे क्या है हमारा, अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई शिक्षा के कारण भारत के पारंपरिक शिक्षा बेरोजगार हो गए। ईसाई धर्म का प्रचार किया जाने लगा और सभी बच्चों को साथ में बैठाया जाता था। इससे उच्च हिंदू जाति के लोगों की धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंची। ठीक, ईसाई मिशनरियों ने क्या किया कि जो भी भारतीय थे उन्हें एक साथ बिठा देते थे पढ़ाने के लिए। और वैसे में वो क्या हो रहा था कि उसमें कुछ उच्च कोटि के भी हिंदू जाति थे तो कोई निम्न कोटि के भी थे। मतलब ये हिंदू हमेशा से भारत में क्या रहा है कि भेदभाव की भावना रही है। तो ये भेदभाव की भावना तो उस वक्त भी था। तो जो उच्च कोटि के हिंदू जाति थे उनको ये इससे बहुत ज़्यादा मतलब ठेस पहुँचा और उनकी धार्मिक मान्यता को भी ठेस पहुँची और उन्हें ये बहुत गलत लगा। ठीक, आगे देखते हैं। 1852 के धार्मिक अयोग्यता अधिनियम द्वारा धर्म परिवर्तन को वैधानिक बना दिया और गैर ईसाइयों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित किया गया। मतलब क्या था कि अब उन्हें एक प्रमाण पत्र भी मिल गया कि हाँ अब आप जो भी गैर ईसाई है उन्हें ईसाई बनाइए। इसके लिए उन्हें मतलब प्रमाण पत्र भी दे दिया गया कि आप इस हिंदू जो भी थे हिंदुओं को ईसाई में परिवर्तित किया जाने लगा। हमारा अगला क्या है, सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या था? अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष था। सेना में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नस्लीय भेदभाव किया जाता था। सेना में भारतीयों को मिलने वाला उच्चतम पद सूबेदार होता था जिसकी मासिक वेतन 60-70 रुपए होती थी। मतलब अधिकांश इतिहासकार यही मानते हैं कि जो भी विद्रोह का प्रमुख कारण है वो सैनिक असंतोष है। ठीक, अधिकांश इतिहासकार मानते हैं सेना में अंग्रेजों और जो भी भारतीय थे उनके बीच नस्लीय भेदभाव था। और मतलब जो भी अंग्रेज और भारतीय थे उन दोनों के बीच क्या किया जाता था, नस्लीय भेदभाव किया जाता था। और सेना में जो मतलब सेना में भारतीयों को जो मिलने वाला उच्चतम पद था वो सूबेदार का होता था। इनकी मासिक वेतन अधिक से अधिक कितनी होती थी, 60 से 70 रुपए। लेकिन उसी की जगह अंग्रेजों की वेतन कितनी होती थी, इनकी वेतन बहुत ज़्यादा होती थी। पहले जो भी गवर्नर जनरल या जो भी होता था उन्हें 20,000 का भी वेतन मिला है, इससे भी ज़्यादा का 33,000, इस तरह करके उन लोगों को वेतन मिलता था। उस समय सोचिए कितना ज़्यादा पैसे होते होंगे और उसी की अपेक्षा भारतीयों को 60-70 रुपए, तो ये कितना गलत है। ये सब असंतोष का कारण था। बंगाल का
60% भाग अवध और उत्तर पश्चिमी भाग से आता था और इसमें अधिकतर उच्च जाति के भारतीय होते थे। ये सेना के उस अनुशासन को स्वीकार नहीं कर पाते थे जिसमें निम्न जाति के सैनिकों को भी समान माना गया था। मतलब उसमें क्या था कि अंग्रेजों ने अधिक जो भी सैनिक थे उनको समान मानते थे, लेकिन सैनिकों में क्या थे कि जो उच्च जाति के लोग थे वो भी सैनिक में आते थे, निम्न जाति के जो लोग थे वो भी सैनिक में आते थे, लेकिन इन उच्च जाति और निम्न जाति दोनों को समान मान लिया गया था, जिससे उच्च जाति के लोग हमेशा क्रोधित ही रहते थे। फिर 1856 में पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के तहत सैनिकों को भारत से बाहर युद्ध करने के लिए भेजा जा सकता था, जबकि भारतीयों द्वारा समुद्र पार जाना धर्म विरुद्ध माना जाता था। ठीक, मतलब भारतीय क्या बोलते थे कि हमारा समुद्र को लांघना धर्म के विरुद्ध है, हम समुद्र नहीं लांघ सकते। वो यही मानते थे कि हमारा समुद्र को लांघना हमारे धर्म के विरुद्ध है, समुद्र लांघना ही नहीं है। 1854 में डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। मतलब क्या हुआ कि 1854 में जो भी डाकघर अधिनियम था और सैनिकों की इसमें निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। 1854 में जो डाकघर अधिनियम था ना, उसमें क्या हुआ था कि सैनिक ना मतलब फ्री में चिट्ठी लिख के अपने परिवार तक पहुंचाते थे, लेकिन उसमें क्या किया गया कि जो भी फ्री में पहुंचाने का था कि फ्री में आप अपने परिवार तक चिट्ठी पहुंचा रहे, इस चीज़ को समाप्त करके उस पर पैसे लाद दिए गए। ये क्या हुआ कि सैनिकों के साथ बहुत गलत हो गया। ये एक असंतोष का भी मुख्य कारण है। सैनिकों में असंतोष की शुरुआत सेना में उनके साथ किए जाने वाले भेदभाव से हुई। उच्च कोटि के वीरता और वफादारी के बाद भी जब उन्हें सम्मान नहीं मिली, तब उन्हें विदेशी शासन के असली चरित्र समझ में आया। लगातार विभिन्न कारणों से इससे असंतोष बढ़ता गया। हमारा अगला क्या है? तात्कालीन कारण। तात्कालीन कारण क्या था? उस समय का मतलब सिचुएशन क्या था कि तुरंत उस चीज पर झपट पड़ेगी। 1857 की क्रांति शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, मुख्य कारण मतलब बोलिए तो ये सब तो शुरुआत से ही पहले का बैकग्राउंड है कि ये सब काम होते आ रहा था, लेकिन तुरंत तात्कालीन मतलब क्या होता है कि 1857 की क्रांति उस घटना के बाद तुरंत घट गई। इसी घटना ने उसमें मतलब आग में घी डालने का काम कर दिया। तात्कालीन कारण वही होता है कि आग में घी डालने का काम तात्कालीन कारण ही करता है। ठीक, चलिए देखते हैं। 1856 में कंपनी सरकार ने पुराने लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल, मतलब ऐसे ही हम बोल देते हैं कि तात्कालीन कारण का मुख्य कारण मतलब तात्कालीन कारण क्या था कि जो पहले ब्राउन बेस बंदूक थी उसकी जगह क्या हो गई थी कि नई बंदूक आ गई थी। ठीक, ये एनफील्ड राइफल थी। इसमें मतलब इसमें क्या था कि एक चर्बी वाले कारतूस सुअर और गाय की चर्बी से गोली के ऊपर एक कवर रहता था जिसे दांतों से हटाना पड़ता था। उसके कारण उसे दांतों से हटाना पड़ता था, जिसमें हिंदू थे, उससे हिंदू धर्म का क्या हो रहा था, इससे हिंदू धर्म में आघात पहुंच रही थी, हिंदू धर्म को चोट पहुंच रही थी, जिससे बहुत कोई क्रोधित हो गए और बहुत कोई क्रोधित भी हो गए और इन लोगों ने क्या किया कि विद्रोह कर दिया कि चर्बी वाले कारतूस का हम यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा इन लोगों ने विद्रोह किया था। क्या है कि 1856 में कंपनी सरकार ने पुराने लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाया। इसके बाद शीघ्र अफवाह फैल गई कि नए राइफलों में गाय व सुअर की चर्बी है, इससे प्रयोग करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। इससे हिंदू मुस्लिम सैनिकों में रोष उत्पन्न हुआ क्योंकि ये उनकी धार्मिक भावना के खिलाफ थी। यही विद्रोह का तात्कालिक कारण है। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने शोषण से भारत के पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया। यह विद्रोह साम्राज्यवादी सरकार के द्वारा अपनी व्यवस्था लादे जाने के कारण था, जिससे छिटपुट हुए प्रारंभिक विद्रोह तथा बाद के राष्ट्रीय आंदोलनों के बीच
कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। मतलब क्या है कि ये जो भी विद्रोह था ये छिटपुट विद्रोह में से एक था। इस विद्रोह के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बीच एक कड़ी है, मतलब 1857 से 1947 के बीच एक कड़ी को आप जोड़ सकते हैं कि उससे शुरू हुआ विद्रोह, उससे कितने नेता लोग प्रेरित होकर और आगे विद्रोह होते रहा, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन भी हुआ और हमें आज़ादी मिली। ठीक है, थैंक यू गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।